हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि मेरे भाइयों, हम लोग एडिटेरिया की जो बिहार तथ्य संग्रह है वो पढ़ रहे थे। हम लोगों ने दोस्तों बिहार का सामान्य परिचय पढ़ लिया है। पहली वीडियो वो हुई है। दूसरी वीडियो में 2 घंटे की वीडियो है जिसमें हमने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा। बिहार का बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। इस तरीके से इतने प्यार से चीजों को समझाया है। मेरे भाइयों, ये मध्यकालीन बिहार का वीडियो है और ये 30-35 मिनट में या थोड़ा ज्यादा होगा। आप मध्यकालीन बिहार पढ़ लेंगे। देखिए क्या है, जब हम एक बार पढ़े हुए होते हैं तो हमें किताबों को पढ़ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ये वीडियो आपको उसके काम में आएगी कि आप कान में ईयरफोन लगा दीजिएगा और अपना रिवीजन कर लीजिए साथ साथ। और जो नए लोग हैं दोस्तों, उनको और अच्छे तरीके से समझ आने के लिए वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन बिहार। ठीक है, मध्यकालीन बिहार। तो बिहार का ये मध्यकालीन बिहार का इतिहास है। मध्यकालीन बिहार का इतिहास दोस्तों 5 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हम तुर्क शासन में बिहार देखेंगे कि तुर्कों ने जो शासन किया था उसमें बिहार कैसा था। उसके बाद स्थानीय वंश, कौन कौन से ऐसे स्थानीय वंश थे जो बिहार में शासन कर रहे थे। स्थानीय वंश दोस्तों कौन कौन ऐसे थे जो बिहार में शासन कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद अफगानों का शासन रहा है बिहार में। इसमें शेर शाह सूरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, देखेंगे। उसके बाद उनके जो पुत्र हुए हैं, कितने टाइम तक उन्होंने शासन किया उसे देखेंगे। सल्तनत काल आता है दिल्ली सल्तनत। उस सल्तनत काल में कौन कौन प्रसिद्ध ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने बिहार में शासन किया। और उस शासन के समय स्थानीय नेता जो थे वो कौन थे, या स्थानीय राजवंश किसका चल रहा है। फिर हम लोग मुगल काल देखेंगे। ठीक है, तो ये 5 पार्ट में बिहार का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि तुर्क शासन में बिहार का क्या हाल था। तुर्क शासन में बिहार का हाल क्या रहा उसे देखते हैं। ठीक है। तुर्क शासन में तुर्क शासक बख्तियार खिलजी सबसे पहले। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का जो वास्तविक श्रेय दिया जाता है वो बख्तियार खिलजी को ही दिया जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के 3-4 दास थे जिन्हें 3-4 जगह बांट दिया गया था। किसी को काबुल या फिर अफगानिस्तान दे दिया गया, किसी को बिहार दे वाला रीजन, और दोस्तों किसी को दक्षिण वाला रीजन। तो इस तरीके से मतलब 3-4 जगह थी, उसे बांट दिया गया। वो मध्यकालीन भारत की इतिहास का वर्णन है, वो कभी उसमें देखेंगे अगर वीडियो बनाई तो। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार छोटे छोटे का शासकों का स्थान था, शासन था। और बिहार में कर्नाट वंश का उस टाइम शासन था। जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो बिहार में उस टाइम कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी यानी कि बिहार शरीफ को उसने जीता था। ठीक है, विजय की थी 1198 में। और बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी नष्ट कर दिए थे। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दी थी। 1203 से 4 ईस्वी में नादिया यानी कि बंगाल बंगाल पर चढ़ाई की जाने की और सेन वंश की राजधानी थी। ठीक है।
1203 या 4 ईस्वी में नादिया जो कि बंगाल पर चढ़ाई की उसने, जो सेन वंश की राजधानी थी। तो सेन वंश की राजधानी क्या थी, यहाँ से हमें पता चलता है नादिया सेन वंश की राजधानी थी जो बंगाल पर है। उस समय सेन वंश का शासक जो था लक्ष्मण सेन था जब इनने बंगाल पर आक्रमण किया था, या कहें कि नादिया पर आक्रमण किया था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर के मारे भाग गया और बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उन्हें अपनी नई राजधानी बनाया जिसका नाम था लखनऊ की। तो 3-4 पॉइंट इसमें जो महत्वपूर्ण है वो इस प्रकार है कि जब 1203-4 में नादिया यानी कि बंगाल पर आक्रमण करता है, उस टाइम तो बंगाल की राजधानी जो होती है वहां पर सेन, जो नादिया थी वो सेन वंश की राजधानी थी, ठीक है, जो कि बंगाल में है। और सेन वंश का उस टाइम शासक जो था वो लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना डर के ही भाग जाता है और जब बख्तियार खिलजी बंगाल पर अधिकार कर लेता है दोस्तों, तो वह अपनी राजधानी लखनऊ को बनाता है, ठीक है। उसके बाद बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी कर देता है जिसका नाम था अली मर्दान। अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी और उसके शव को बिहार शरीफ से इमादपुर में दफनाया गया, ठीक है, ये याद रखना। पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया, तो बिहार शरीफ इमादपुर में दफनाया गया। तुर्क शासन के बारे में हमने पढ़ लिया। स्थानीय शासन उस टाइम क्या था, स्थानीय शासन क्या था, मिथिला के कर्नाट वंश का शासन था, मिथिला के कर्नाट वंश का। पाल वंश के पतन के दौरान, पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत यानी मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। किसका हुआ, कर्नाट वंश का उदय हुआ। और कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे वो दोस्तों कौन थे, न्यायदेव थे। कौन थे, न्यायदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, न्यायदेव थे। और कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। क्या थी, सिमरावगढ़ राजधानी थी, ठीक है। तो कर्नाट वंश की राजधानी क्या थी, सिमरावगढ़ थी। सिमरावगढ़ जो है वर्तमान नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे, नेपाल में पड़ता है वर्तमान में। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक जो था वो नरसिंह देव था। कौन था, नरसिंह देव था कर्नाट का शासक। तो दो चीजें हैं दोस्तों अलग अलग। कर्नाट वंश का संस्थापक न्यायदेव है। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी जो वर्तमान नेपाल में है। बख्तियार खिलजी ने जब बिहार में आक्रमण किया था उस टाइम कर्नाट वंश का जो शासक था उसका नाम था नरसिंह देव। उसे नजराना या भेंट देकर सहयोग किया, किसका, बख्तियार खिलजी का। उसने नजराना या भेंट देकर सहयोग किया, किसका, बख्तियार खिलजी का। क्योंकि कर्नाट वंश का सेन पर संघर्ष चल रहा था। अगर वो संघर्ष करता भी तब भी नहीं कर पाता क्योंकि उस टाइम सेन वंश और कर्नाट वंश आपस में संघर्षरत थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखें कर्नाट वंश पर, इसमें कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामी में की गई है। ये क्वेश्चन हमने जो सेट देख रहे हैं विक्टोरिया के उसमें भी देखा है। अगर आपने, तो दोस्तों हम लोग सेट देख रहे हैं विक्टोरिया के 27 से 28 सेट हैं। डेली एक सेट करता हूँ, उसे अच्छे तरीके से कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सोने पे सुहागा जिसे बोलते हैं ना वो हो जाएगा। इधर पढ़िए उधर उसका टेस्ट लगाइए या फिर बिहार जीके का टेस्ट या सेट लगाइए। तो कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के शासन की चर्चा हमें धर्म स्वामी में मिलती है और ये तिब्बती धर्म स्वामी में, ठीक है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था। इसका था, नजराना भेंट का था। परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 में होता है के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तब उस पर क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है।
तो कर्नाट वंश की राजधानी याद रखना सिमरावगढ़ है। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव हैं। जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो नरसिंहदेव था। और इनका कर्नाट वंश के तुर्क सेनापति तुगरुल तोगन के अभियान की चर्चा कहाँ मिलती है? धर्मसाम्य, तिब्बती धर्मसाम्य में मिलती है। उसके बाद आता है कि गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंहदेव था। कौन था? जब गयासुद्दीन ने अभियान किया था तो कर्नाट वंश का शासक नरसिंहदेव था। अभी बख्तियार खिलजी ने जब किया था तो दोस्तों कर्नाट वंश का शासक, ठीक है, नरसिंहदेव था। अब जब गयासुद्दीन अभियान कर रहा है तो कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। कौन था? हरि सिंह देव। ठीक है, हरि सिंह देव जो थे वो समाज सुधारक थे। तो कर्नाट वंश में एक ऐसा शासक था हरि सिंह देव जो एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे। हरि सिंह इस वंश के अंतिम शासक हुए। उसके समय पंजी प्रथा का प्रबंधन विकास हुआ था। तो पंजी प्रथा का जो विकास जो हुआ वो हरि सिंह के शासनकाल में पंजी प्रथा का विकास हुआ। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। मैथिली भाषा का जो विकास हुआ, पूछता है कि मैथिली भाषा का जो विकास हुआ दोस्तों वो किस कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान किया गया। फिर आता है सल्तनत काल में बिहार की क्या स्थिति रही? सल्तनत काल में, ठीक है, सल्तनत काल में बिहार की क्या स्थिति थी उसे हम देखते हैं। सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल के शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्धरत या युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। कौन था? इल्तुतमिश, जो बिहार पर अभियान किया था। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो बिहार पर अभियान किया था। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार कर लिया था। तब 1225 में, परंतु ये अधिकार उसके उत्तराधिकार के समय खत्म हो गया था। ये अधिकार जो किया था उसके उत्तराधिकारी जो था उसी के समय खत्म हो गया था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्ति की थी। अगर इल्तुतमिश ने बिहार में एक सूबेदार के रूप में किसे नियुक्ति की थी तो मलिक जानी की नियुक्ति की थी। ठीक है, तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ था। अगर हम बात करें कि किसके शासनकाल में, तो तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। 1324 और 25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट जो क्षेत्र था, कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान यानी 1359 में फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 में बिहार आया था। कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1359 में कहाँ पे आया था? बिहार आया था। और वो गया कहाँ था? पटना और गया में उसके अभिलेख प्राप्त होते हैं। और राजगीर में जो जैन मंदिर है वहां से अभिलेख मिलते हैं कि उन्होंने जैन मंदिर में अनुदान दिया था। ठीक है, जैन मंदिर में अनुदान देने का काम किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। जब देखिए 12वीं सदी की बात है ये, लगभग लगभग उस टाइम बिहार जो था वो बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, बिहार जो था बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का आता है, जिसे हम मलिक बयां के नाम से भी जानते हैं। तो सारे एक एक फैक्ट जो है ना, एक एक फैक्ट से एक क्वेश्चन बनता है। सारे जितने ये फैक्ट है ना उन्हें सबसे क्वेश्चन पूछे गए, सबसे सारे याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने अपना बंगाल अभियान 1359 में किया था और उसने पटना और गया में
किया था, और राजगीर के जैन मंदिर में उसके अभिलेख मिलते हैं। अनुदान में उन्होंने क्या था, अनुदान दिया था। तुगलक काल में उनकी राजधानी बिहार शरीफ थी, और बिहार शरीफ जो था बौद्ध धर्म का केंद्र था उस टाइम। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो मिलता है, तुगलक काल में बिहार के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासक थे वो मलिक इब्राहिम थे, जिनको मलिक बयां के नाम से भी जाना जाता है। इनका मकबरा जो है वो बिहार शरीफ में बनाया गया। ठीक है, मलिक बयां का मकबरा बिहार शरीफ में बनाया गया है। ठीक है, बिहार शरीफ की में पहाड़ी पर स्थित है। तेरहवीं तेरहवीं शताब्दी के मध्य मिनहाज सिराज, 13वीं शताब्दी में एक लेखक थे मिनहाज सिराज, उनकी एक रचना है तबकाए नासरी, उसमें बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज सिराज हैं, उनकी एक रचना है जिसका नाम है तबकाए नासरी। ठीक है, उसमें बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों हम देखेंगे अफगान शासन किस तरीके से रहा मध्यकाल में। अफगान शासन इंपॉर्टेंट है। अफगान शासन में सिकंदर लोदी सबसे पहले आते हैं। सिकंदर लोदी 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान नूहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, सिकंदर जो लोदी है 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान नूहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया गया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान जो नूहानी का पुत्र आता है बहार खान नूहानी। ठीक है, तो बहार खान नूहानी जो था वो दरिया खान नूहानी का पुत्र था। स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर देता है। तो अफगान शासन में सबसे पहले स्वतंत्र सत्ता की घोषणा बहार खान नूहानी करता है, जो दरिया खान नूहानी का पुत्र था। और दरिया खान नूहानी को सिकंदर लोदी अपना प्रशासक बनाता है। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। ठीक है, अफगान का एक शासक था जिसका नाम था महमूद लोदी, वो बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 में बाबर ने 1529 में घाघरा का युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। बिहार के जितने भी अफगान थे 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, और ये बाबर इन्हें सबको पराजित कर देता है। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह का नेतृत्व, पुनः अफगानों का उदय हो जाता है। जब घाघरा का युद्ध होता है उसके बाद आ जाता है शेर शाह सूरी। शेर शाह के नेतृत्व में अफगानों का पुनः उदय होता है। फिर आते हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है वो एक प्रतापी शासक के रूप में बिहार में कदम रखते हैं। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ। उनके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। कहाँ के थे? सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था, और बहार खान नूहानी ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। इसने बहार खान नूहानी ने। बिहार खान नूहानी भाई जो दरिया खान नूहानी का बेटा था, बहार खान नूहानी। ठीक है, दरिया खान नूहानी का बेटा बहार खां, दरिया खान नूहानी का बेटा बहार खां। बहार खां शेर शाह को शेर खां की उपाधि देता है। उसके बाद शेर खां ने मतलब भाई शेरशाह या शेर खां ने चुनार के पत्तन के बाद ताज खां की विधवा, यानी कि चुनार का लड़ाई होती है, पतन, चुनार का पतन हो जाता है, उसके बाद उनकी इसकी ताज खां की विधवा, ताज खां की विधवा जो होती है लाड मलिका। ठीक है, बहार होना चाहिए, बहार खां की विधवा जो होती है दोस्तों, गलत है यहाँ पे दिया, बहार खां की बहार बहार खां की विधवा मलिका से विवाह कर चुनार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद में मोहम्मद शाह की विधवा
उनका नाम होता दादू बेगम। ठीक है, तो लाड मलिका और दादू बेगम से भी विवाह कर लिया उसने। ठीक है, उसके बाद और अपना राज्य विस्तार किया। फिर आता है शेर खान ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ी। सूरजगढ़ में बंगाल के शासक महमूद शाह से सेनापति इब्राहिम खां को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। शेर खान ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ी। कौन सी सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ी? और बंगाल के शासक महमूद शाह, कौन होता है बंगाल का शासक महमूद शाह, को सेनापति इब्राहिम खां को पराजित कर उस पर अधिकार कर लेता है। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई होती है। तो सूरजगढ़ की लड़ाई याद रखना 1534 में होती है, बंगाल के शासक महमूद शाह और उसका सेनापति इब्राहिम खां के बीच। इब्राहिम खां को पराजित कर देता है, दोनों को पराजित कर देता है शेर खां। शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को भी समर्पित कर देगा, बिहार तुम्हें दे देगा और 10 लाख रुपए दिनार वार्षिक आधार पर देगा। लेकिन जो है हुमायूं नहीं मानता है। फिर 1539 में हुमायूं के साथ युद्ध हो जाता है, चौसा का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध होता है। कब होता है? 1539 में चौसा का युद्ध होता है। हुमायूं को पराजित करता है वह और शेर शाह की उपाधि धारण करता है। शेर खां की उपाधि देखो कब देता है, बहार खान रूहानी शेर खां की उपाधि देता है, शेर खां। ठीक है, जबकि 1539 में जब चौसा का युद्ध होता है तब शेर शाह की उपाधि धारण करता है, शेर शाह की। 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है। उसमें हुमायूं को पराजित कर उसे दिल्ली दिल्ली में सूरवंश की स्थापना होती है। दो चीजें हैं, दोनों चीजें बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर समझ में आना चाहिए आपको। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, हुमायूं पराजित होता है, लेकिन उस टाइम दिल्ली पर शासन नहीं कर पाता है 39 में। जैसे ही हुमायूं को पराजित करता है तो उससे शेर शाह की उपाधि मिलती है। लेकिन 1540 में जब बेलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध होता है तो हुमायूं को पराजित करता है और दिल्ली में सूरवंश की स्थापना भी हो जाती है। ठीक है, 39 में चौसा की लड़ाई होती है, 40 में कन्नौज की लड़ाई होती है। ठीक है, और 41 में अपना पटना में दुर्ग बनाता है, 1541 में पटना में दुर्ग। और 1534 में दोस्तों सूरजगढ़ की लड़ाई होती है। ठीक है, जिससे बंगाल अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद क्या है, 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्ला की तारीख दाऊदी में मिलता है। इसका वर्णन अब्दुल्ला की तारीख दाऊदी में मिलता है। ठीक है, तो पूछ लेगा कि 1541 में शेर शाह ने पटना दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया, किसे? पटना को। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो अब्दुल्ला की तारीख दाऊदी में मिलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, अब्दुल्ला की तारीख दाऊदी में मिलता है। शेर शाह ने 1543 में रायसीन की लड़ाई लड़ी थी। 1544 में दोस्तों मारवाड़ विजय प्राप्त की थी उसने। और 1545 ईस्वी में कालिंगर अभियान किया था। कालिंगर अभियान करते टाइम उसके एक गोला जो लगता है, उससे उसके पास गोला फटने से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है थोड़े समय बाद। तो शेर शाह ने बहुत सारे अभियान चलाए हैं। 1534 में सूरजगढ़ का अभियान चलाया बंगाल में। उसके बाद 1539 में दोस्तों, उसके बाद 1540 में बिलग्राम। 1539 आपको याद रखो, चौसा का युद्ध 1539 में, 1540 में बिलग्राम कन्नौज का, 1541 में पटना में दुर्ग बनाता है। इसकी जानकारी तारीख दाऊदी में मिलती है। फिर 43 में रायसीन का युद्ध हमें मिलता है, रायसीन की लड़ाई लड़ता है, उसे जीतता है। 44 में मारवाड़ विजय जीतता है। 1545 में कलिंगर अभियान जीतता है, उसी में गोला लगने से उसकी मौत हो जाती है। शेर शाह ने अपने जीवन काल में सासाराम को इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली से बनवाया था। कहाँ को? सासाराम। ठीक है, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण करवाया था। शेर शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र का नाम जो था वो इस्लाम शाह था, ने इसे बनाया,
मतलब पूर्ण करवाया था। कृत्रिम झील के मध्य, यानी कि जो शेरशाह का मकबरा है वो कृत्रिम झील के मध्य है, एक अष्टकोणीय आकृति में और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इमारत के आकार अष्टकोणीय है। कैसा? अष्टकोणीय। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी का पुत्र, जिसका नाम था इस्लाम शाह। शेर शाह ने बिहार में रोहतास का किला बनवाया। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला बनवाया। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली प्रारंभ की, जिसमें भूमि की माप के आधार पर कर लगाया जाता था। लगान निर्धारित की जाती, भूमि का माप कितना है उसके आधार पर। बाद में इसी प्रणाली को, जब्ती प्रणाली को अकबर स्टार्ट करता है। शेर शाह शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था, व्यापार सुधार किए। शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी के सिक्का चलाया, जिसे रुपया कहा गया, और तांबे के सिक्के चलाए, जिसे दाम प्रचलित करवाया। तांबे तांबे का दाम, तांबे को दाम कहा जाता था, और चांदी का जो तो शुद्ध चांदी का सिक्का था उसे रुपया कहा जाता था, जो वर्तमान में भी हमारा अभी चल रहा है। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जो था वो जलाल खां, शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है। जलाल खां जो होता है वो इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है, गद्दी पर बैठता है। बाद में सूरवंश के 3 भाग बट जाते हैं। 1555 ईस्वी में मलछीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं क्या करता है, इन्हें सबको परास्त कर देता है, और सिकंदर सूरी को परास्त कर कर सूरवंश की अंत हो जाता है। लास्ट में सूरवंश का बेटा, जो मतलब शेर शाह का बेटा सिकंदर सूरी होता है, तो हुमायूं किसे परास्त करता है? सिकंदर सूरी को। क्वेश्चन बनता है सिकंदर सूरी को। अगर शेर शाह इस टाइम भी होता तब भी उसे परास्त करना नामुमकिन था, तो आज भारत का इतिहास शायद कुछ और होता। बहुत प्रतापी शासक था। उसके प्रशासनिक सुधार बहुत अच्छे थे। ग्रांड टैंक रोड बनवाया था उसने। उसकी तुलना हमारे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी से कराई जाती है। उसके शासन काल के बाद इतने रोड बनवाने का आरंभ जो किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। रुपए जैसी प्रणाली चलाता है। उसके बाद चेरो वंश, शेर शाह के बाद चेरो वंश आता है। ठीक है। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राज्यों में एक वंश था जिसका नाम था चेरो वंश। चेरो राज्य का क्षेत्र जो था वो शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी के क्षेत्र था। चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई। चेरो वंश का मुख्यालय जो है बहिया भोजपुर में बिहिया भोजपुर में था। 1607 में चेरो एवं उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई। उसके बाद चेरो के बीच में और उज्जैनों के बीच में महत्वपूर्ण लड़ाई हुई, जिसमें चेर जीत जाते हैं। इस वंश का प्रमुख शासक जो था मेदिनी राय था। चेर वंश का प्रमुख शासक जो था, एक ही क्वेश्चन पूछा था, चेर वंश का प्रमुख शासक कौन था, तो उसका नाम क्या था? मेदिनी मेदिनी राय। चेर वंश का चेरो जीत जाता है, और इस वंश का प्रमुख शासक जो था मेदिनी राय था। ठीक है। मुगलों के प्रभाव से इस वंश को धीरे धीरे पतन हो जाता है। 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। चेर वंश का मुख्यालय बिहिया भोजपुर में था, और ये इसका शासक मेदिनी राय था। एक बार आप देख लीजिए, इसे मैं हटा देता हूँ। इसका शासक कौन था? मेदिनी राय था। ठीक है। तो चेर वंश का शासक जो था कौन था? मेदिनी राय था। इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों थोड़ा, कि शेरो हो गया हमारा मुगल काल में बिहार। तो मुगल काल में बिहार किस तरीके का था, अब हम देखेंगे मुगल काल में बिहार की क्या स्थिति थी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज्य को पुनः स्थापना हो गई थी। 1555-56 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई थी। फिर आता है दिल्ली में मुगल राज्य को पुनः स्थापना के समय बिहार में, जो दिल्ली में जब मुगल वंश की स्थापना हो रही थी, तो उस टाइम बिहार में ताज खां करारानी का नेतृत्व था। ठीक है। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः जब स्थापना के समय बिहार में
ताज खां करा रानी के नेतृत्व में अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खां करा रानी के नेतृत्व में। अकबर के समय बिहार किस तरीके का था? अकबर के समय, ठीक है, ताज खां करा रानी ने अकबर के प्रति सम्मान व्यक्त किया। जो ताज खां था अफगानी शासक, उसने अकबर के प्रति सम्मान व्यक्त किया, नीति अपनाई, लेकिन उसका पुत्र था दाऊद खां करा रानी, गरम खून गरम बाल, ठीक है, उसने उसका विरोध किया। अब अकबर अपने समय में महान राजा, उसने क्या किया, अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में पटना को जीत लिया उसने, और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां ने क्या कर दिया? पटना छोड़कर भागना पड़ा, ठीक है, दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। दाऊद खां जो है बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत घोषित कर दिया। तो बिहार को एक सूबा और प्रांत घोषित कब किया गया? 1580 ईस्वी में बिहार के द्वारा मुगल को एक सूबा या प्रांत घोषित कर दिया गया। सूफी सिलसिला की एक प्रमुख जानकारी दी हुई है यहाँ पर। सूफी सिलसिला, बिहार में आने वाले पहले महत्वपूर्ण सूफी संत इमाम ताज फकीह थे। पूछता है कि बिहार में आने वाले पहले सूफी संत जो थे वो कौन थे? इमाम ताज फकीह थे, जो मनेर में आकर बसे। बिहार में चिश्ती, कादरिया, सोहरवर्दी और मदारी फिरदौसी सिलसिले प्रचलित थे। चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, मदारी, फिरदौसी सिलसिले प्रचलित थे। इनमें सबसे लोकप्रिय फिरदौसी सिलसिला हुआ। सबसे लोकप्रिय जो हुआ फिरदौसी सिलसिला हुआ। इसके सबसे प्रमुख संत थे मखदूम शरफुद्दीन आइया मनेरी। फिरदौसी सिलसिले के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एक संत थे जिनका नाम था मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी। इनका जन्म 1290 ईस्वी में मनेर तथा मृत्यु 1381 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई थी। इनका जन्म मनेर में हुआ था, ठीक है, इनका जन्म मनेर से हुआ था और इनकी मृत्यु 1381 में बिहार शरीफ में हुई थी, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई थी? बिहार शरीफ में हुई थी, बिहार शरीफ में। उसके बाद देखते हैं, अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति घोषित किया गया 1587 से 1594 ईस्वी तक। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। मान सिंह के मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत कर दिया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य जो है बिहार में काफी मजबूती से फला फूला। तो अकबर के द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया, लेकिन अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया। तो प्रांतपति और गवर्नर दोनों, गवर्नर मुनीम खां को बनाया गया, प्रांतपति राजा मान सिंह को बनाया गया। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया। तो मान सिंह के समय रोहतास क्या थी? बिहार की राजधानी थी, ठीक है। फिर आता है जागीर के समय बिहार किस तरीके का था? जागीर के समय बिहार की क्या स्थिति थी? जागीर के समय बिहार की क्या स्थिति थी दोस्तों, देखते हैं। जागीर के समय छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त हुआ। मुगलों को हीरा और सोने की बहुत ज्यादा प्राप्ति हुई। जागीर जो थे वो 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाता है, ठीक है। जागीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया, ठीक है। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा जागीर के समय। फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब के समय क्या होता है? औरंगजेब के समय क्या होता है? औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया।
और उसका सौंदर्यीकरण कराया। उत्तर मुगल काल में, उत्तरी मुगल काल के शासक जो है फर्रुखियर थे। उत्तरी मुगल काल का शासक जो था वो क्या था, फर्रुखियर था। इसे हटाते हैं दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, सही लेते हैं, ठीक है। उत्तरी मुगल काल का शासक फर्रुखियर था। 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया था। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराने वाला फर्रुखियर पहला था, ठीक है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय भी राज्याभिषेक कराता है 1761 में। शाह आलम द्वितीय भी 1761 में कराता है। तो दो राजाएं बिहार में राज्याभिषेक कराते हैं। फिर आता है औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में के बाद कमजोर होती मुगल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727 तक बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा, बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद शुजाउद्दीन अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद शुजाउद्दीन शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना और 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल में मिला लिया, ठीक है। तो शुजाउद्दीन बिहार को बंगाल में मिलाया था। 1733 ईस्वी में अली अलीवर्दी खां बिहार का उप सूबेदार बनता है। 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बन जाता है। तो सरफराज खां 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। 1733 ईस्वी में शुजाउद्दीन बिहार बंगाल में मिला लेता है, ठीक है। शुजाउद्दीन 33 में। अलीवर्दी खां की स्थिति देखें क्या है। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध 1740 में लड़ा, जिसमें सरफराज खां को पराजित कर उसे मार दिया। बंगाल का नवाब बन गया अलीवर्दी खां। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपना पद स्थायी बना लिया। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। 1756 में उसकी जब मृत्यु होती है, ठीक है, अलीवर्दी खां की, तो उसका नियंत्रण जो है प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण। उसके बाद हम सिख धर्म देखते हैं। सिख धर्म की स्थिति क्या रही है मध्यकाल में, जो ये सारा मध्यकाल का ही चल रहा है। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। इन 10 गुरुओं में गुरु नानक देव, गुरु तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से है। तो 3 गुरुओं का संबंध बिहार से है। गुरु नानक देव, गुरु तेज बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। पहले गुरु तो नानक थे, गुरु नानक ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि यात्रा की थी। किसमें गया में, राजगीर में, पटना में, मुंगेर में, भागलपुर में यात्रा की थी। गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर में। बिहार का भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु गुरु नानक ही थे, ठीक है, नानक। सिख धर्म के 9वें गुरु, जिनका नाम था गुरु तेज बहादुर, भी सासाराम और गया होते हुए पटना पहुंचे। और वो अपनी बीबी, जिनका नाम, अपनी पत्नी गुजरी देवी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्हें वहीं छोड़ गए, चलने की हालत में नहीं थी, तो वो माँ बनने वाली थी। यहीं से वो पटना में जो थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म का कारण क्या होता है, वो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में होता है, 26 दिसंबर को। आगे है, ठीक है। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में 10वें गुरु बने थे। कब बने थे? 75 में, 1675 में। 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1675 में। तख्त श्री हरमिंदर जी, पटना साहिब सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आ गया है कि पटना साहिब कहाँ स्थित है, तो ये पटना में है। लेकिन अब क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी स्थापना किसने कराई थी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने कराई थी। किसने? रणजीत सिंह जी ने कराई थी, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा रणजीत सिंह ने कराई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं पाटलिपुत्र से पटना। पाटलिपुत्र से पटना
ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र नगर का विकास एक सैनिक शिविर के रूप में बज्जियों से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु द्वारा किया गया था। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को पहली बार राजधानी बनाया था। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को पहली बार राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी उदयन बनाया था, लेकिन सुरक्षा के लिए अजातशत्रु द्वारा किया गया था, सैनिक शिविर के रूप में। बुद्ध ने पाटलिपुत्र से गुजरते हुए भविष्यवाणी की थी कि यह नगर गौरवशाली बनेगा, लेकिन नगर का विनाश ग्रह कलह, अग्निकांड और बाढ़ से होगा। किससे होगा? विनाश ग्रह काल, अग्निकांड और बाढ़ से होगा। मौर्य काल एवं गुप्त काल में पाटलिपुत्र वैभवशाली नगर था, लेकिन गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र का गौरव लुप्त हो गया। गुप्तोत्तर काल में, ठीक है। उसके बाद मध्यकाल में पाटलिपुत्र का जीर्णोद्धार शेरशाह सूरी ने किया। 1541 में पटना नगर का विकास किया तथा शेरशाह ने यहाँ के किले का निर्माण करवाया। मुगल काल के दौरान 18वीं सदी में शहजादा अजीम खान ने औरंगजेब का पौत्र जो था अजीम खान, पटना का नाम अजीमाबाद कर देता है और उसका नव निर्माण करवाता। दिल्ली के पतन के काल में पटना उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर बन जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान पृथक बिहार राज्य के गठन के बाद 1912 में पटना का पुनः विस्तार हुआ। पटना के ब्रिटिश वास्तुकार जोसेफ फेरिक मुनिंग्स यानी कि न्यूजीलैंड निवासी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश वास्तुकार जो थे जोसेफ फेरिक मुनिंग्स पटना के। इस क्रम में पटना में राजभवन, सचिवालय, उच्च न्यायालय एवं विधानमंडल का निर्माण हुआ 1912 में। 1912 से वर्तमान तक पटना बिहार का प्रशासनिक राजधानी रहा। तो पटना का जो वास्तुकार था उसका नाम था जोसेफ फेरिक मुनिंग्स, ठीक है, जोसेफ फेरिक मुनिंग्स। तो दोस्तों ये हमारा आधुनिक वाला चैप्टर आ गया है और मध्यकालीन बिहार दोस्तों समाप्त होता है। कल हम आधुनिक बिहार पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही बार में कंप्लीट हो जाए। काफी लंबा चैप्टर है आधुनिक बिहार, तो 3 घंटे मान के चलिए लग जाएगा। ऐसे ही हल्के हल्के हम पूरी एडिटोरिया को खत्म कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ना, तो जो सेट करा रहा हूँ उन्हें जरूर करिए। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ठीक है। 1.5 की स्पीड में देख लीजिए, लेकिन उन्हें देख लीजिए। 25-25 33 मिनट की वीडियो है। खाना बनाते टाइम, खाते टाइम, जाते टाइम ईयरबड लगा के देख लीजिए उन्हें अच्छी तरीके से, आपको एकदम रिकॉल रहेगा। तो लंबे समय तक एग्जाम में वो बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि चीजें सुनने से भी आधे से ज्यादा चीजें याद अच्छी हो जाती। तो दोस्तों मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ सब्सक्राइबर बढ़वाइएगा। 2-4 मोबाइल जो भी दोस्त का पड़ जाए तो उसमें आप कर दीजिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।